गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जिन बच्चों ने विषय नागरिक शास्त्र चुना है उसका आज चैप्टर नंबर 1 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों आप 10th क्लास में नागरिक शास्त्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसी का एक पार्ट है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 11वीं में आकर आपको इसको एक नई किताब के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 1 है, संविधान क्यों और कैसे और संविधान का दर्शन। अब प्रश्न उठता है, जिस पाठ के अंतर्गत पाठ की रूपरेखा है उसमें जो हम अध्ययन करेंगे उसमें है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों और कैसे, संविधान की सत्ता, भारतीय संविधान कैसे बना अर्थात उसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का स्वरूप और संविधान दर्शन, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में बच्चों अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आरंभ करते हुए, संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए इसका क्या भूमिका है, हमारे जीवन में संविधान का क्या संबंध है, क्या संविधान आपके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमारे सामने उभर कर आए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा में व्याप्त विषमता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उदाहरण, भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। आप 10th में पढ़कर आए होंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं बच्चों, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य के लिए एक निर्देश जारी करते हैं। तो संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जिससे उनमें सामंजस्य और संतुलन बना रहे। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान वेत्ताओं ने संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें सामंजस्य और संतुलन भी बनाए रखा है। आगे है, संविधान तालमेल बढ़ाता और भरोसा दिलाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हुए बच्चों कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो किसी भी विविधता से जुड़े समाज हेतु व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, यही संविधान कहलाता है। तो संविधान क्या है, किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जो नियमों की संग्रहावली है, जो नियमों का संग्रह किया गया है, वह उस देश का संविधान कहलाता है। माना यदि किसी समाज के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, वे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनके आचार विचार संस्कृति भिन्न भिन्न है, उनमें लिंग और आयु का अंतर है, इनमें आर्थिक विषमता है। तो किसी भी देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, विशेष रूप से भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, स्त्री और पुरुष निवास करते हैं, विभिन्न आयु के वर्ग के लोग निवास करते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है और कोई कमज़ोर है। यदि समाज को बिना संविधान के छोड़ दिया जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावतें हो जाएंगी, अर्थात जिसकी लाठी उसी की भैंस और राजा मनमानी पर उतर आएगा। देश की समाज में एकता अखंडता सभी के विकास हेतु संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन देश के विकास के लिए संविधान की आवश्यकता है। उसी के बल पर देश एकता और अखंडता में जुड़ा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की समाप्ति, संपत्ति, संस्कृति, सुरक्षा की आवश्यकता है। तो प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की पूर्ण आज़ादी स्वतंत्रता होती है। अतः सभी बातें संविधान के रूप में ही स्वीकार की जा सकती हैं। जब संविधान लागू हो जाता है तो नागरिकों का उसका पालन करना अनिवार्य होता है।
तो प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपने संविधान का पालन करे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय उन्हें दंड दे सकता है। अतः यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों तथा निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास हो। तो संविधान समाज में एकता और समन्वय स्थापित करता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण एवं शासन होता है। तो संविधान एक नियमों का, कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर ही राज्य का निर्माण होता है और देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। परंतु ये आधारभूत नियम क्या हैं तथा सर्वप्रथम यह तय करना पड़ेगा कि इन नियमों का आधार पर समाज पर का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन। अर्थात जो नियम हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, अर्थात उनको कौन बनाएगा। ठीक ऐसी स्थिति के लिए एक संस्था या एक कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो इसी क्रम में आगे पढ़ते हुए, संविधान ही समाज की शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान का निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन होता है तो वहाँ पर राजा का ही कानून चलता है, राजा की आज्ञा ही कानून है बच्चों, जो राजा ने आज्ञा दी वही कानून है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली में उस देश का एक संविधान होता है। संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो प्राचीन यूनान पद्धति के अनुसार प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए। जनता किस तरह से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो पर्याप्त संविधान का निर्माण करेंगे, जैसा भारत के संविधान निर्माण हेतु किया गया है। संविधान हेतु कानून संसद बनाएगी या संशोधित करेगी, यह संसद निर्धारित करेगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देना वाला कोई कानून होना चाहिए कि यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनती है। संविधान का दूसरा कार्य स्पष्ट है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान का यह तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। तो ये सब कुछ संविधान में उल्लेख किया जाता है कि उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी, संसाधनात्मक होगी या राजतंत्रात्मक होगी या एक सदनीय व्यवस्था होगी या द्विसदनीय व्यवस्था होगी या अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था लागू होगी। तो यहाँ यह उल्लेख है, यह स्पष्ट है कि संविधान निरंतर पनपता रहता है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने तय कर लिया यह निर्णय करेगा कौन, परंतु जब यह सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगेगा कि ये कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरणतः उसने अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया गया है, अर्थात संविधान ने आपके धर्म को पालन करने में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। विशेष प्रकार या विशेष समूह, जाति, धर्म के लोगों को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी एवं उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा या सरकार किसी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या किसी एक विशेष रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की आज्ञा दी जाएगी। ऐसा भारतीय संविधान में नहीं है या किसी भी देश के संविधान में ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष के लोगों को विशेष महत्व दी जाए, किसी एक धर्म के, एक जाति के, एक लिंग के आधार पर
कुएं से पानी लेने की भरने की आज्ञा दी जाए या शिक्षा मात्र एक वर्ग विशेष को दी जाए। तो यहाँ पर कोई मनमानी नहीं कर सकता। यदि कोई मनमानी करता है, किसी के अधिकारों पर रोक लगाता है, तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि यह कानून अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होगा। यदि ऐसा होता है तो ऐसा कानून कैसा होगा? अन्यायपूर्ण, क्योंकि वह एक वर्ग विशेष को ही महत्व दे रहा है, अन्य वर्गों को अधिकारों का हनन कर रहा है। यद्यपि ये सभी कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है तथा कानूनों की वह अनुचित परंपरा जो नागरिकों के स्वाभाविक अधिकारों का हनन करती है, उसे रोकने के लिए संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं। अर्थात जो संविधान है वो सरकार को कुछ अधिकार प्रदान करता है, कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित भी करता है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, सरकार उस पर प्रतिबंधित भी कर सकती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसलिए संविधान सरकार पर प्रतिबंध भी लगाता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए एवं कोई भी सरकार कभी भी इनका उल्लंघन ना कर सके। तो भारतीय संविधान में बच्चों स्पष्ट मूल अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है, जिनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अधिकारों का वास्तविक स्वरूप एवं व्याख्याएं विभिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, परंतु अधिकांश संविधानों में से कुछ विशेष मौलिक अधिकार हमेशा पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करना उनकी सुरक्षा के विरुद्ध है। अर्थात बिना किसी अपराध के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का कोई भी दूसरा व्यक्ति, दूसरा नागरिक उसका शोषण नहीं कर सकता। यदि शोषण करता है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा बच्चों की गई है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को प्राय कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में आबाद आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता संबंधी इत्यादि। तो कोई भी भारतीय किसी भी भारत के क्षेत्र में बस सकता है, वह बेरोक टोक आ जा सकता है, वह किसी भी स्थान पर निवास कर सकता है। ऐसे अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित किया जा सकता है एवं उन पर कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित लगाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस प्रकार हमें कुछ जो आज़ादी, जो स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं, उनका संक्षेप में वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। नई वीडियो में हम नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।